वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने केमिस्ट्री के सारे सीरीज़ ख़त्म करने के बाद अब नंबर है आपके बायो के। सबसे ज़्यादा बायो में कंफ्यूजिंग जो रहा अब तक वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो चैप्टर हमारा समन्वय व नियंत्रण है ना, ये जो चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। आपको पढ़ना ब्रेन के बारे में ही है, आपके जितने भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको पढ़ना है, स्पिनल कॉर्ड को पढ़ना है, तो लेकिन कंफ्यूज बहुत होते हैं। इसको हम लोग आज ऐसे पढ़ेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका सेंट्रल एंड कोऑर्डिनेशन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इसके दो पार्ट आपको मिलेंगे। पहला पार्ट है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी इसे शॉर्ट फॉर्म में सीएनएस कहेंगे। अभी मैं आगे जब पढ़ाऊंगा तो उसमें सीएनएस का बार बार जिक्र करूंगा, तो आप समझिएगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो आपके पार्ट आते हैं, पहला आपका ब्रेन और दूसरा आपका स्पिनल कॉर्ड। स्पिनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट होकर वर्क करते हैं, लेकिन इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम के बेस से ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन है, थोड़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। पूछा जाएगा क्वेश्चन बोर्ड में तो बस इससे ही। तो देखिए चलते हैं ना, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है पीएनएस, इसको हम लोगों ने जो देखा, ये तो ब्रेन से और स्पिनल कॉर्ड से सीएनएस कनेक्टेड होता है, लेकिन ये किससे कनेक्ट होता है? नर्व कनेक्शन से। किससे कन्वर्ट होता है? नर्व कनेक्शन से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो स्पिनल कॉर्ड है, स्पिनल नर्व्स होंगे, उसमें नर्व्स क्या होती हैं आपको पता है? आपके जो वेन्स होती हैं, उसी तरह पूरे बॉडी में आपके नर्व्स फैली हुई हैं जो क्या करती हैं, पूरी इंफॉर्मेशन को आपके माइंड तक, स्पिनल कॉर्ड से माइंड तक पहुंचाने का काम, अभी हम पढ़ेंगे आगे, काम करती हैं। ठीक है, स्पिनल नर्व्स जो होती है वो स्पिनल कॉर्ड से कनेक्टेड होती है, जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं, जो विसरल नर्व्स होती हैं वो स्पिनल कॉर्ड से निकलती हैं लेकिन कनेक्टेड होती हैं इंटरनल ऑर्गन से, जैसे कि आमाशय हो गया, स्टमक हो गया, पेनक्रियाज हो गया, है ना। इंटरनल ऑर्गन से क्या होती हैं? कनेक्टेड होती हैं, है ना, अग्नाशय से, आमाशय से, है ना। अब देखिए हम लोग एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीएनएस के बारे में। सीएनएस में सबसे पहले स्टिमुलाई या स्टिमुलस। बच्चे बड़ा कंफ्यूज है कि इसको कैसे हम करेंगे, लेकिन इसमें बहुत अच्छा है। स्टिमुलाई और स्टिमुलस क्या होता है? द फैक्टर्स ऑफ विच ब्रिंग रिस्पॉन्स और चेंज इन द इन्वायरमेंट। बोला जाता है कि जो स्टिमुलाई है वो क्या होता है, ऐसा फैक्टर है जिससे आपकी बॉडी में चेंजमेंट आ जाए, इन्वायरमेंट में चेंजमेंट आ जाए। जैसे कि देखिए यहाँ पर लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टच। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको मान लीजिए किसी ने आपको थप्पड़ मारने की कोशिश की, तो आप वो एकदम शांत मन में है और आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो गुस्से में है, अब वो आपके पास आ रहा है, तो आपके माइंड में पहले से चला जाता है कि वो मुझे मारेगा। तो जो आपका व्यक्ति की एनर्जी आपके गालों पे जो पड़ेगी वो आपका क्या होता है? स्टिमुलाई। समझ में आया? यानी कि अभी आपको इफेक्ट नहीं पड़ा है, अब उसने ऐसे मारा और आपने अपने गर्दन को झुकाया, तो वो आप हो जाएंगे कौन? रिसेप्टर। यानी जो चेंजमेंट होता है किसी एनर्जी की वजह से, वो आपका कौन होता है? चेंजमेंट होगा तो इफेक्टर या रिसेप्टर कहे जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति की एनर्जी आप पे पड़ रही है, ब्रिंग जो ला रही है आपकी एनर्जी, वो क्या कहलाएगा? स्टिमुलाई या स्टिमुलस। समझ में आया आपको? कितना आसान है ये। आपने तीखा खाया, तो जो तीखा आपके पड़ा आपके जीभ पे, वो तीखा है, वो आपको कैसे पता? टेस्ट करने के बाद। अब टेस्ट करने के बाद जब आपका रिएक्ट जो हो रहा है, रिएक्शन जो हो रहा है, वो रिसेप्टर है, वो इफेक्टर है। ठीक है, और जो एनर्जी आपके जो आप खा रहे हैं, आपको जो मालूम पड़ रहा है, वो स्टिमुलाई है, जो वो चीज़ स्टिमुलाई है। ठीक है,
समझ में आया? जैसे कि आप बहुत ज़्यादा मान लीजिए डीजे में गाने बज रहे हैं और आपको पसंद नहीं है, तो आप हियरनेस की प्रॉब्लम हो जाती है ना, आप वहाँ से चले जाते हैं या वो गाना बंद करते हैं, तो आपको जो इफेक्ट डाल रहा है वो आपका क्या, आपने रिसीव कर लिया ना उसको, तो आप रिसेप्टर हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिसेप्टर एंड इफेक्टर। रिसेप्टर इज अ सेल, एक कोशिका है जो रिसेप्टर, ग्रुप ऑफ सेल है ना, ग्रुप ऑफ सेल इन अ सेंस ऑर्गन विच इज सेंसिटिव टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ द बॉडी। वो बॉडी के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेना ही क्या कहलाता है, रिसेप्टर और इफेक्टर, है ना? समझ में आया? जैसे कि ईयर है आपका, इसमें पार्ट है, आई है, नोज है, टंग है, स्किन है। अब आपको पढ़ने वाली चीज़ इसमें क्या है कि जो ईयर है वो किस टाइप का रिसेप्टर है, फोनो रिसेप्टर, ध्यान रखिएगा। आई किस टाइप का रिसेप्टर है, फोटो रिसेप्टर है, ठीक है। नोज कैसा है, ऑल्फैक्टरी, आ चुका है पेपर में कि नोज कैसा रिसेप्टर है, कैसा है, ऑल्फैक्टरी है। टंग कैसा है, गस्टेटरी है। उसके बाद से थर्मो रिसेप्टर कौन है, स्किन है। तो ये हमारे सारे रिसेप्टर हैं। अब आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही होगी मैंने क्या समझाया। अगर आपने गर्म पानी लिया है और आप उस मान लीजिए गर्म पानी आपने इसको टच किया तो इसकी जो एनर्जी है स्टिमुलाई है, ठीक है। आपने छुआ और आपने रिएक्ट किया, हटाया हाथ को, तो आप क्या हैं, रिसेप्टर और इफेक्टर, ये इफेक्ट है। समझ में आया? ठीक है। अब चलते हैं आगे, इसमें अभी और हमें पढ़ना है, चलिए चलते हैं। तो अब हम लोगों ने पढ़ा था कि रिसेप्टर क्या होते हैं और इफेक्टर क्या होते हैं। अभी मैं पूरा कन्फ्यूजन क्लियर कर रहा हूँ कि जो रिसेप्टर होते हैं, जैसे आपने गर्म चीज़ को कोई छुआ है तो आप क्या है, रिसेप्टर हैं, आपको जो अनुभव हुआ है, और जो आपने प्रतिक्रिया दी है, जो आपने रिएक्ट किया है, वो होते हैं इफेक्टर्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग न्यूरॉन के बारे में पढ़ते हैं जो कि एक प्रकार का सेल है, कोशिका है। और आपको पता है बॉडी में एक न्यूरॉन नहीं होता है, मतलब न्यूरॉन से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि ये सेल है। और हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है, कोशिकाओं से, सेल से मिलकर बनी हुई है। तो जो न्यूरॉन है एक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, बॉडी में एक न्यूरॉन नहीं है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ये आपके जितने भी नर्वस सिस्टम में इसका एक मेन रोल क्या है, ये आपके जितनी भी इंफॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, फिर स्पिनल कॉर्ड से ब्रेन तक, सारी जो प्रक्रिया हो रही है वो सारा किसकी वजह से हो रहा है, न्यूरॉन की वजह से। अगर न्यूरॉन ना हो तो नहीं होगी, ठीक है। न्यूरॉन इज अ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल, सबसे बड़ी कोशिका के रूप में इसे बॉडी में माना जाता है कि सबसे बड़ी कोशिका जो है वो क्या है, सबसे लंबे समय तक चलने वाली कोशिका में से भी एक है ये। मतलब इसका ये कोशिका है जिसका कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है कोशिका, है ना। ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल्स, और ये जितने भी सिग्नल्स को है वो क्या करती है, एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखती है। क्यों? क्योंकि अब इसके पार्ट पढ़ेंगे, इसके पास डेंड्राइट्स है ना, एब्जॉर्प्शन का ये पार्ट है इसका, ठीक। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरॉन सिस्टम, अब ये कितने प्रकार से काम करती है, इसके फंक्शन भी अभी हम लोग पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि न्यूरॉन किस प्रकार से काम करता है। तो सबसे पहले न्यूरॉन को यहाँ पर देखिए। अब कोई भी बॉडी होगी उसमें आपका केंद्रक होगा कि नहीं होगा, तो ये सेंट्रल मतलब केंद्रक है, ठीक। ये आप क्या जो है डेंड्राइट्स है, ये क्या करता है, सूचनाओं को रिसीव करता है। क्या करता है, रिसीव करना, और रिसीव करने के बाद क्या करता है, ये है आपका क्या, माइलिन शीथ, है ना। ये बॉडी है पूरी, और इस बॉडी मतलब कई बार पेपर पूछा जा चुका है कि जो न्यूरॉन की बॉडी है उसको हम क्या कहते हैं, सोमा, सोमा कहते हैं। इस पूरे न्यूरॉन की बॉडी को यहाँ तक सोमा कहते हैं। अब ये न्यूरॉन सूचनाओं को भेजता है, और वो जो सूचनाएं जो होती हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इंफॉर्मेशन इसको डेंड्राइट्स को मिली वो इलेक्ट्रिकल मोड में उसको भेजता है, कहाँ, इस एरिया में, जिसे कहते हैं सिनेप्टिक नोड। यहाँ पे छोटे छोटे एक गोले प्रकार के ऐसे छोटे छोटे चित्र बनने जैसे दिखे होंगे, है ना, ये देखिए। अब ये न्यूरॉन क्या करता है, आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना,
वो इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन को केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट करता है। फिर जब यहाँ से जब दूसरे न्यूरॉन को जाएगा, केमिकल रिएक्शन तुरंत चेंज हो जाता है इलेक्ट्रिक रिएक्शन में। ठीक है, तो ये सारे जो इसकी प्रक्रिया है, इसको अभी हम जब फंक्शन पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसके पार्ट देख लिए कौन से होते हैं, जो आपको मेन पढ़ने हैं वही 3 मैंने लिखे हैं। एक डेंड्राइट्स, इट एक्वायर्स इंफॉर्मेशन एंड रिसीव इम्पल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, बोला गया ना। दूसरे न्यूरॉन से ये इंफॉर्मेशन सूचनाओं को क्या करता है, लेता है और उसके बाद से रिएक्ट करवाता है ना। सेल बॉडी, द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय इट ट्रेवल्स ऑन अ इलेक्ट्रिक इम्पल्स। आया, जो आपकी इलेक्ट्रिक इम्पल्स, इलेक्ट्रिक जो सूचनाएं हैं उसको क्या करता है, ट्रेवल्स करने का, उसको भेजने का काम करता है। समझ में आया? आगे देखिए, एक्सॉन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि एक्सॉन क्या होता है। तो देखिए, लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी, हमारी इस कोशिका का सबसे बड़ा फाइबर है। इट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इम्पल्स फ्रॉम सेल बॉडी, ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स, इलेक्ट्रिक जो सूचनाएं होती हैं, इलेक्ट्रिक जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, उसको आपके कोशिकाओं के भीतर क्या करता है, समावेश करवाता है टू डेंड्राइट्स टू नेक्स्ट न्यूरॉन, और वो क्या करता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, वो कौन है, सेल बॉडी, एक्सॉन सॉरी। इट मे बी माइलिनेटेड ऑन नॉन माइलिनेटेड इम्पल्स ट्रांसमिशन इन फास्टर इन माइलिन न्यूरॉन्स। जो ये माइलिन शीथ है, इसके जरिए जो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही तेज़ी से गति करती है। किसकी वजह से, माइलिन शीथ की वजह से। यानी कि आपको इतना ध्यान रखना है कि न्यूरॉन का कुछ और काम नहीं है, न्यूरॉन का सिर्फ इतना काम है कि एक सूचना को आपके जितने भी आपका जो भी आपने फील किया, अभी मैंने पढ़ाया था रिसेप्टर में कि नोज़ है तो स्मेल करेगा, है ना, आपका जीभ है तो वो टेस्ट करेगा, ठीक है, ईयर है तो वो सुनेगा, आई है तो देखेगा, स्किन है तो वो फील करेगा। तो जो आपने जो चीज़ आप फील करते हैं उसका पूरा जो क्राइटेरिया बना हुआ है, यानी कि जो न्यूरॉन का सिर्फ इतना काम है कि जो आपने किया, जो आपके साथ हुआ, उसकी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक पहुंचाना। ठीक है, तो ये आपका इसके पार्ट थे। अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। तो अब हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, कि न्यूरॉन के कैसे कैसे कार्य हैं, क्या क्या करता है न्यूरॉन, उसके बारे में पढ़ते हैं। द इंफॉर्मेशन ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स, जैसे कि मैंने बोला कि आपने जो चीज़ें रिसीव की हैं तो आप रिसेप्टर हैं, ठीक है, इज एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइट टिप ऑफ द नर्व सेल एज केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट्स ऑन इलेक्ट्रिक इम्पल्स। बोला जाता है कि जो डेंड्राइट है वो आपके केमिकल रिएक्शन को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक इंफॉर्मेशन, मतलब इलेक्ट्रिक कनेक्शन में, इलेक्ट्रिक एक्शन में कन्वर्ट करता है। इतनी बात पता है। अब इसके बाद से क्या होता है, जब यहाँ पर देखिएगा, मैं छोटा सा एक न्यूरॉन बनाता हूँ, ठीक, यहाँ पे डेंड्राइट से जो आपको रिसीव हुई वो केमिकल रिएक्शन था। जब इसकी बॉडी में आई तो वो कैसा बन गया, इलेक्ट्रिक रिएक्शन, है ना। इलेक्ट्रिक होने के बाद जब ये आएगा कहाँ पर, दूसरे न्यूरॉन के पास, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक रहेगा, फिर ये यहाँ से चेंज होकर किस में बदल जाता है, केमिकल रिएक्शन में। यानी आपको पता है कि जब पहले न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाएगा कोई भी इंफॉर्मेशन, तो वो रहता किस में है, इलेक्ट्रिक में, और जब दूसरे में चल जाने वाली अवस्था में होता है, लास्ट टर्न में, तो वह नर्व जहाँ एंड होती है वहाँ से उस केमिकल रिएक्शन में फिर चेंज हो जाता है, फिर यही प्रतिक्रिया बार बार चलती जाती है। ठीक है, दिस इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंड्राइट्स टू द सेल बॉडी एंड देन एट द एंड ऑफ एक्सॉन, और एक्सॉन के लास्ट पार्ट तक इस सूचनाओं को इस डेंड्राइट्स के माध्यम से, सेल बॉडी के माध्यम से वहां तक पहुंचाया जाता है। देयर इज अ गैप ऑफ बिटवीन टू न्यूरॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो न्यूरॉन के बीच का जो पीरियड है, बीच का जो इस प्लेस है, उसको क्या कहेंगे, सिनेप्स। ध्यान रखिएगा कि दो न्यूरॉन के बीच में स्थित जो स्थान होता है उसे कहते हैं सिनेप्स। दिस केमिकल क्रॉस द सेम सिग्नल टू नेक्स्ट न्यूरॉन। अब क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन है, जो रासायनिक प्रतिक्रिया है, वो उसको किसको चेंज देगी, दूसरे न्यूरॉन को, दूसरे
डेंड्राइट्स को। तो आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि डेंड्राइट्स क्या करता है? केमिकल रिएक्शन को क्या करता है? रिसीव करता है। समझ में आया? यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को क्या करता है? रिसीव करता है। ठीक है, अब देखिए, केमिकल आर रिलीज्ड एट द एंड ऑफ द एक्सॉन बाय द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स। बोला गया ना कि जो न्यूरॉन होता है लास्ट में, अंतिम जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन का अंतिम जो यहाँ पर होता है, यहाँ पे देखिए जो एंडिंग है, नर्व एंडिंग है, यहाँ पर वो तो रहता है इलेक्ट्रिक में, लेकिन फिर चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? केमिकल में। ठीक है, अब देखिए कैसे याद करेंगे। ये होता है इसकी फंक्शन। अगर आप इनको याद कर लिए तो आपको पूरा न्यूरॉन समझ में आएगा। इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय द डेंड्राइट टिप्स। सबसे पहले क्या होगा कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करता है कौन? डेंड्राइट। ठीक, उसके बाद से केमिकल रिएक्शन सेट ऑफ द इलेक्ट्रिक इंपल्स, फिर वो केमिकल रिएक्शन को चेंज किस में करता है? इलेक्ट्रिक किस में? इंपल्स में, सूचनाओं में। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंपल्स पास फ्रॉम डेंड्राइट टू सेल बॉडी। सेल बॉडी है ना, इस पूरी बॉडी को क्या कहेंगे? सेल बॉडी या सोमा, है ना, उसमें जाता है। फिर देन पासेस फ्रॉम सेल बॉडी टू थ्रू द एक्सॉन। अब सेल बॉडी से एक्सॉन तक जाने में उसका काम होता है। फिर रीचेस नर्व एंडिंग, जब वो लास्ट में नर्व एंडिंग तक पहुंचता है, ठीक, एट द एंड ऑफ एक्सॉन, मतलब एक्सॉन के एकदम अंतिम नर्व में, है ना, इलेक्ट्रिक इंपल्स सेट ऑफ सिग्नल्स कॉल्ड, यहां देख लीजिएगा, न्यूरोट्रांसमिटेड अक्रॉस द सिनेप्स। यानी कि अब क्या है, मैंने बताया ना कि जो दो न्यूरॉन हैं उनके बीच की जो दूरी, जो डिस्टेंस है, वो बीच में जो स्पेस है उसको हम क्या कहेंगे? सिनेप्स कहेंगे। उसी सिनेप्स के बीच में जैसे ही वो नर्व एंडिंग में जाता है तो वो इलेक्ट्रिक चेंज हो जाता है केमिकल में, और केमिकल चेंज होकर दूसरे न्यूरॉन के पास पहुंचती है। दिस अगेन पासेस एज इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इन द नेक्स्ट डेंड्राइट एंड सो ऑन। मतलब कहा क्या गया कि ऐसी प्रक्रिया बार बार चलती है अनंत समय तक, मतलब चलती ही रहती है। ठीक है, समझ में आया? तो ये रहा आपका फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। इसमें मुझे नहीं लगता अब कोई भी दिक्कत बची है। कितना इजी है, मैंने एक एक स्टेप पूरा एकदम शॉर्ट फॉर्म में जो मैंने यहाँ समझाया उसको बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पर लिख दिया है, और आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जिनको हिंदी में समझना है वो हिंदी में भी समझ गए कि सबसे पहले डेंड्राइट इंफॉर्मेशन लेता है, फिर इलेक्ट्रिक इंपल्स में चेंज होता है सेल बॉडी में, फिर उसके बाद से एक्सॉन जो क्या करता है, एक्सॉन के लास्ट सेल तक जाता है, फिर उसके बाद से नर्व एंडिंग एट द एंड ऑफ एक्सॉन, जहाँ नर्व एंडिंग एक्सॉन होती है वहाँ पे केमिकल किस में चेंज, इलेक्ट्रिक किस में चेंज होता है? केमिकल में। और दो न्यूरॉन के बीच की जो डिस्टेंस, जो स्पेस है, उसे सिनेप्स कहते हैं, है ना। और फिर उसके बाद से सिग्नल्स फिर दूसरे डेंड्राइट से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे इसके पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। तो चलिए इतना ही अभी। ठीक है, न्यूरॉन के फंक्शन को क्लियर करते हुए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, कि न्यूरॉन कितने प्रकार के होंगे, कैसे वर्क कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला टाइप है उसका सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा है मोटर न्यूरॉन, तीसरा है इंटर न्यूरॉन। क्या है ये? देखिए, दे हेल्प ट्रांसमिटिंग नर्व इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू कंट्रोल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि सीएनएस से क्या होते हैं? ऐड होते हैं। दे हेल्प इन ट्रांसमिटिंग नर्व इंपल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू अ मसल्स और ग्लैंड। ये जो मसल्स, मांसपेशियां और हमारे ग्लैंड मतलब ग्रंथियों से ऐड होते हैं। दे कनेक्टेड सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन रिले, इसे रिले कहते हैं ना। देखो, जो इंटर न्यूरॉन है इसको थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। यहाँ देखिए, स्टिमुलस क्या होता है? आपने अभी एग्जांपल मैंने बताया था, थोड़ा इजी सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने कभी किसी गुस्से होने वाले व्यक्ति को देखा होगा। जब कोई इंसान गुस्सा होता है, वो आपकी तरफ चल के आ रहा होता है, तो आपके माइंड में पहले से जनरेट होता है वो या तो मारेगा, है ना, या तो कुछ ऐसी क्रिया करेगा जो अच्छा नहीं है। तो आपके माइंड में पहले से वो सेट है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, किसी ने आपको थप्पड़ मारा, तो जिस जो थप्पड़ मार रहा है दिस इज स्टिमुलस। आपने उस थप्पड़ को लिया तो आप क्या है? रिसेप्टर्स। और जो रिसेप्टर्स है इसे ही कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। यानी आपकी स्क्रीन पे जो चीज पड़ी तो आपको जो फील हुआ वो क्या हो रहा है? सेंसरी न्यूरॉन की वजह से। अब जो सेंसरी न्यूरॉन है और जो नर्वस, आपका जो आपका तंत्रिका तंत्र है, नर्वस है,
उसको जो कनेक्ट करने का काम कर रहा है वो है आपका रिले न्यूरॉन। ठीक, अब क्या है, अब एक थप्पड़ मारा, मैं झुका, तो जो झुक रहा हूं मैं जो प्रतिक्रिया दे रहा हूं, दिस इज कॉल्ड इफेक्टर्स, है ना, उसे इफेक्टर कहेंगे। ठीक है, और वो किसकी वजह से हो रहा है, मोटर न्यूरॉन की वजह से हो रहा है। क्या आपको बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, है ना, कि जो ये सारी चीजें हो रही हैं ये तीनों न्यूरॉन की वजह से हो रही है। ठीक है, अब देखिए कनेक्शन बिटवीन द टर्मिनल एंड ऑफ अ मोटर नर्व एंड मसल्स। जो आपका मसल्स का जो टर्मिनल कनेक्शन होता है उसे कहते हैं, देखिए यहाँ पे जो जितने भी न्यूरॉन है तो उसे मसल्सिस न्यूरॉन से जुड़े होते हैं। ठीक है, अब हमारे कुछ एक्शन होती है जो प्रतिक्रिया कहते हैं इसे ना, उसे कहते हैं प्रतिक्रिया। पहला है वॉलंटरी एक्शंस, जो ऐसी ऐच्छिक क्रियाएं है ना, अनैच्छिक क्रियाएं और प्रतिवर्ती क्रियाएं ऐसी होती है ना, तीन प्रकार की होती है। तो वॉलंटरी एक्शन में क्या है, वॉकिंग है ना, राइडिंग, जंपिंग, डांसिंग, जो आप खुद से कर रहे होते हो वैसी जो प्रतिक्रिया होती है, वो जो क्रियाएं होती हैं वो सारी क्रियाएं कौन सी होती हैं, वॉलंटरी एक्शंस होती हैं। इनवॉलंटरी कौन सी होती है, पंपिंग ऑफ ब्लड, है ना, हार्ट बीटिंग, जो क्रियाएं खुद से हो रही हैं, मतलब उसको आप जनरेट नहीं कर रहे हो, जिसको आप क्या कर रहे हो, जो खुद से हो रही है, स्वयं हो रही है। ऐसे ब्लड का पंप करना, बीटिंग होती है ना, पंप करना ब्लड का, वो आप कर रहे हो नहीं, ये बॉडी के अंदर खुद हो रहा है, इसलिए इस एक्शन को कहेंगे इनवॉलंटरी एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, देखिए ये रिफ्लेक्स एक्शन, आपने कोई चीज बहुत अच्छी देखी, आपने बोला वाओ, आपने गर्म को छुआ, आपने हाथ को हटाया, यानी कि आपका प्रतिक्रिया देना ही पूरा क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एक्शन। यानी यहां देखिए मैंने एग्जांपल लिया, विड्रॉ ऑफ हैंड टच हॉट ऑब्जेक्ट, आपने कोई गर्म चीज छुई और अपना हाथ पीछे की तरफ किया, तो वो सारे एक्शन कौन से कहलाएंगे, रिफ्लेक्स एक्शन। ये रहा हमारा पूरा न्यूरॉन के पार्ट्स, और उसके बाद से कैसे कैसे क्या कवर हो रहा है ये हमने जान लिया। अगर आपसे कोई पूछे कि अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ दे रहा है, सरप्राइज दे रहा है कुछ, तो आपकी जो फीलिंग्स होती हैं, जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, वो सारी रिफ्लेक्स एक्शन के तहत होती है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रेन। ब्रेन को देखिए, सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम लोग फोर ब्रेन कहते हैं। फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क, और हिंड ब्रेन यानी कि हाइंड ब्रेन का क्या होता है, अनुमस्तिष्क। तो देखिए काम कैसे है, सबसे छोटा है ये मिड ब्रेन, देखिएगा यहाँ पे, ये है आपका मिड ब्रेन, और ये है आपका फोर ब्रेन, ये है आपका हिंड ब्रेन। अब इसके हम लोग पार्ट्स देखेंगे कि फोर ब्रेन के भी तो पार्ट्स होते होंगे, मिड ब्रेन के भी तो होंगे, और हिंड ब्रेन कैसे कैसे ये वर्क करते हैं, इनके फंक्शंस को जानेंगे, इसमें क्या क्या प्रतिक्रियाएं हैं, क्या क्या हो रहा है, नर्वस सिस्टम कैसे काम कर रहा है, इसको अब हम लोग देखते हैं। देखिए आप देखिए ब्रेन के बारे में जानते हैं, हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन सेंटर इन द बॉडी लोकेटेड इनसाइड द स्कल। ये क्या होता है, स्कल के अंदर, इसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, स्कल प्रोटेक्ट कर रहा है किसको, ब्रेन को। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्शन कौन देता है, उसको बचाव के कौन रख रहा है, तो वो क्या है, स्कल है आपका, है ना, खोपड़ी से कहते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टेड बाय अ बॉक्स कॉल्ड इंपॉर्टेंट है, उस बॉक्स को क्या कहते हैं, जो ब्रेन को बचा के रखता है उसको कहते हैं क्रेनियम। क्रेनियम एक ऐसा पदार्थ है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। द ब्रेन सराउंडेड बाय थ्री मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंजेस। बोला गया तीन मेम्ब्रेन होते हैं जो ब्रेन को क्या करते हैं, कवर रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ब्रेन के चारों तरफ रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मेनिंजेस। ठीक है, the space between the membranes is filled with cerebra, spinal cord, the fluid protects the brain from mechanical shocks।
अगर आपने कभी देखा है कि कभी आपको अचानक से कोई चीज झटका आ गया, कुछ हो गया, आप कुछ सोच रहे हो और आपको किसी ने बोला ओए, तो फिर आपके जो माइंड में स्पिनल जो कॉर्ड होता है वो आप जिसके बारे में आप सोच रहे होते हो, ब्रेन से आप सोच रहे होते हो, तो आपका ब्रेन उधर लगा होता है। स्पिनल कॉर्ड क्या होती है, वो उस टाइम पे वर्क कर रही होती है। यानी आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब ब्रेन स्थिर रहेगा तो स्पिनल कॉर्ड की जो अभी मैं बढ़ाऊंगा 31 जोड़ी जो नर्व्स होती हैं, 31 पेयर्स में जो नर्व्स होती हैं, वो क्या करती हैं, कहती है अरे चलो अब ब्रेन जो है वो पूरा वर्क कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है, स्थिर अवस्था में आप किसी के बारे में सोच रहे हो, मान लिया आप कुछ सोच रहे हो, अब उस टाइम पे जो ब्रेन काम कर रहा है वो उस व्यक्ति एक दिशा में काम कर रहा है, तो उस टाइम पे जो स्पिनल कॉर्ड होती है आपकी बॉडी के अंदर, वो क्या करती है, उसकी जो 31 नर्व्स होती हैं वो एक दूसरे को क्या करती है, सूचनाएं जल्दी जल्दी प्रोवाइड करती है। अब अचानक से कोई आके ओए बोला और आप तुरंत हिल गए, आपको शॉक हुआ, तो यानी कि स्पिनल कॉर्ड की 31 जो नर्व्स होती हैं वो कंपन कर रही होती हैं। अब जब वो कंपन कर रही होती है तो उस टाइम पे ब्रेन कैसा होता है, स्थिर अवस्था में होता है। इसलिए ब्रेन को जब सूचना मिलती है अचानक से, तो वो 31 जो नर्व्स होती है वो क्या करती है, शॉक हो जाती है, तो उसकी वजह से आपको झटका आता है। समझ में आया, कोई दिक्कत है नहीं है? तो अब चलते हैं ब्रेन के पार्ट में, अभी स्पिनल कॉर्ड भी पढ़ेंगे, चलिए करते हैं। तो हम लोग अब ब्रेन के जितने भी पार्ट्स हैं उसको कवर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपका सबसे पहले जो आपका फोर ब्रेन है उसको पढ़ते हैं। उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ देखिए, जो सेरिब्रम है, थैलेमस है और हाइपोथैलेमस है, ये फोर ब्रेन के 3 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। हिंदी में भी सेरिब्रम ही कहते हैं। तो आप लोग बायो जो है वो भाषा का मोहताज नहीं है, बायो को इंग्लिश में समझिए ज्यादा अच्छा रहेगा। सेरिब्रम है, थैलेमस है और हाइपोथैलेमस है। थैलेमस जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। थैलेमस के बारे में ज्यादा नहीं जानना है कि थैलेमस है क्या। थैलेमस को छोड़ के बाकी इन दोनों को डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। सेरिब्रम है वो 3 नहीं 4 पार्टों में बटा हुआ है, देख लीजिए। एक है 3 पार्ट हमारे बुक में है, लेकिन 4 पार्ट में बटा हुआ है। पहला है फ्रंटल लोब, है ना, पेरिएंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और एक टेम्पोरल लोब। क्या होता है ये क्या करता है? देखिए, जो फ्रंटल लोब होता है ये लर्निंग, रीजनिंग और बोलने का, जैसे आप याद करते हो जो चीज, किसके बाद ज्यादा होता है, फ्रंटल लोब की वजह से होता है। आपके माइंड में जो सेट हो रहा है, ठीक है। रीजनिंग, तर्क शक्ति जो आप लगाते हो, जो आप ज्यादा सोचते हो, है ना, उस टाइम पे। स्पीकिंग, आपके बोलने का लहजा क्या है, आप कैसे बोलते हो, ऐसे कि आप बड़े से कैसे बात करते हो, अबे इधर आ, नहीं आप इधर आइए। तो ये जो लहजा है बोलने का, स्पीकिंग की जो आपकी जो आदत है, बोलने का जो तरीका है, वो फ्रंटल लोब की वजह से होता है, ठीक है। दूसरा पेरिएंटल लोब, पेन, आपको कभी दर्द हुआ है ना, कट गया या कुछ हो गया, मार दे किसी ने, तो आपको जो दर्द हुआ है ना, उसमें क्या होता है वो, फिर ये कौन सा लोब होगा, पेरिएंटल लोब होगा। टच, आप कोई चीज छूते हो, फिर आपको अच्छा अनुभव होता है, कभी गर्म अनुभव होता है, तो आप उसका रिएक्ट करते हो। टेस्ट, आपका कैसा टेस्ट है ना, आपको खाने में क्या पसंद है, ये सब एक कौन सा लोब कर रहा है, पेरिएंटल लोब कर रहा है। ऑक्सीपिटल लोब क्या करता है, जैसे कि आप कुछ जो चीजें, आपको कोई चीजें महक से, जैसे आप कुछ खुशबू, बहुत बढ़िया खाना बन रहा है तो आप खींचे चले जाते हो, है ना, तो वो वाला स्मेल किससे रिलेटेड कोई होगा तो ऑक्सीपिटल लोब होगा। और अंडरस्टैंडिंग स्पीच, है ना, अगर मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूं, आपको कितना समझ में आ रहा है, इसमें कौन सा लोब हेल्प कर रहा है, वो कौन सा है, ऑक्सीपिटल लोब हेल्प कर रहा है। और टेम्पोरल लोब क्या होता है, आपको पता है, कभी कभी हम आंखों से कुछ दिखना बंद हो जाता है। ऑप्टिकल नर्व, यानी कि कभी कभी हम लोग जब सो के उठते हैं तो हमारे आंखों के सामने बहुत सारा चमचमाती हुई कोई जैसे बैक्टीरिया चल रहे हो, ऐसे दिखाई देने लगता है। तो हमें कभी कभी कम दिखाई देना, है ना, या हमारे आंखों का बंद हो जाना अपने आप, तो ये सब चीजें जो होती हैं ये किससे हो पा रही है, किससे रोटेट हो रही है, वो टेम्पोरल लोब से हो रही है। समझ में आया? अगर अब हम लोग थैलेमस की बात करें तो कनेक्शन बस इसका क्या है, सेरिब्रम को और हाइपोथैलेमस को जो जोड़ने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, थैलेमस। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि थैलेमस का कोई काम नहीं है, इन दोनों को जो कनेक्शन का काम है बस इतना काम है, और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, इनके बीच में जो रिलेशन कौन बना रहा है वो थैलेमस है, ठीक है।
हाइपोथैलेमस क्या होता है? ये सेरिब्रम के नीचे, इट कंट्रोल स्लीप एंड वेक साइकिल ऑफ द बॉडी। कैसे आप साइकिल चलाएंगे, सोना उठना, है ना, उसके बाद से क्या बोला गया, कैसे सोएंगे, उठेंगे, साइकिल चलाएंगे, जैसा आपका बॉडी का जो आपका रोटेशन है उसको कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। इट आल्सो कंट्रोल्स द अर्ज ऑफ द ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, कैसे आपको खाना है ना। आप बचपन में जब थे तो आपके जो ब्रेन में मैसेज क्या हुआ, फिट हो गया। आपने पहली बार कोई चीज गर्म छुई होगी तो आपको लगता है कि जिससे आपको जो रेड है या उससे वाष्प निकल रही है तो वो वस्तु गर्म हो गई, आपके माइंड में सेट हो चुका है, आप भूलेंगे नहीं। अब आप छूते हैं तो आप छूते ही नहीं है। पहली चीज आप छूते नहीं है, जब आप पहली बार छुए थे तो आपने हाथ को हटाया था, है ना, या आपको पता नहीं होती है तो आप ये सब प्रतिक्रियाएं देते हैं, ठीक है। तो ये सब ईटिंग, खाने का ढंग है, ड्रिंकिंग है, पीते हैं, जो भी आप दूध पीते हैं, जो भी पीते हैं, तो उसमें आपका जो इच्छाएं हैं, जो भी आपकी, तो उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस कर रहा है। ब्रेन के ये 3 पार्ट हो गए। अब हम लोग हैंड ब्रेन को पढ़ते हैं कि क्या होता है ये हैंड। देखिए, इसके पहला पार्ट है सेरिबेलम, मेडुला, और तीसरा है बोन्स। क्या होता है? यहाँ से सेरिब्रम है, ये सेरिबेलम है। बेलम से आप क्या देखेंगे? यहाँ देखिए बेलम लिखा है ना, यहां पे आप देखेंगे तो बेलम से आप याद रखेंगे कि जो बेलम होता है वो बैलेंस ऑफ द बॉडी, यानी आपकी बॉडी को बैलेंस करने का काम कौन कर रहा है? सेरिबेलम कर रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये सेरिब्रम के नीचे स्थित होता है ना। कोऑर्डिनेट्स मोटर फंक्शंस, कंट्रोल बॉडी पोस्चर्स, कि आपको कैसे बैठना है ना, आपको कैसे खड़ा होना है ना, इस पोस्चर को मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है? वो सेरिबेलम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए ये कंट्रोल किसको करता है? वॉलंटरी एक्टिविटीज को क्या करता है? कंट्रोल करता है। यानी जितनी भी अच्छी क्रियाएं हैं आपको उससे क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। मेडुला, माइंड का ऐसा पार्ट, मतलब ब्रेन का ऐसा पार्ट जो बहुत ही ज्यादा पेपर पूछा है, जानने वाला ये टॉपिक है। इट लाइज एट बेस ऑफ द ब्रेन एंड कंटिन्यूज इनटू द स्पिनल कॉर्ड, यानी कि ब्रेन क्या करता है? लगातार स्पिनल कॉर्ड को सूचनाएं भेजने का, उससे लेने का काम कर रहा होता है, लगातार, रुकता बिना रुके। हार्ट बीटिंग, यानी आपके जो दिल की धड़कनें हैं उसको हार्ट बीटिंग, उसको भी कंट्रोलिंग का काम कौन कर रहा है? उसको कौन जनरेट कर रहा है? ये मेडुला ही कर रहा है। रेस्पिरेशन, आप सांस ले रहे हैं, इसको भी कौन जनरेट कर रहा है? ये आपका मेडुला। और उसके बाद से सलाइवेशन, जैसे कि आपके बॉडी में ना बहुत सारी सलाइवरी ग्लैंड हैं, पता है ना, कि वो जो सेक्रेशन हो रहा है बॉडी में, आपके लार उत्पादित हो रही है, वो सब चीजें कौन कर रहा है? मेडुला कर रहा है। वोमिटिंग, कभी कभी आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग जाती है, या कभी आपको कुछ अंदर से बैड फीलिंग्स होती हैं, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो आपको वोमिटिंग भी होती है, मतलब उल्टियां होती हैं, उसको भी कौन करता है? पेपर में पूछा चुका है, वोमिटिंग कौन कंट्रोल कर रहा है? तो आपको बताएंगे मेडुला, ठीक है। पोन्स कंट्रोल्स वॉलंटरी एक्शंस, ये जितने भी है ना, आपने देखा, ये भी मेडुला भी वॉलंटरी एक्शंस को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये भी इट रेगुलर्स रेस्पिरेशन, ये क्या करता है? रेस्पिरेशन को बनाए रखता है। पोन्स होते हैं वो रेस्पिरेशन को बनाए रखते हैं, मतलब इनको रेगुलेट्स डेली बाय डेली में, है ना, नहीं तो आपकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। अब है स्पाइनल कॉर्ड, जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार था। पेपर में अगर ब्रेन नहीं पूछा तो स्पिनल कॉर्ड तो पक्का पूछेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, इसका शेप कैसा होगा आपको मैं दिखा दूं, है ना, ऐसे इसकी 31 क्या होती है? पेयर्स में होती है ना, ठीक, ऐसे, ठीक है। स्पिनल कॉर्ड होता है ये। begins a continuation and medulla. It is enclosed in one case ventral column. बोला गया है कि जो स्पिनल कॉर्ड है वो मेडुला को लगातार क्या करता है? सूचनाएं जो है आपकी जितनी प्रसारित होती है उसको क्या करता है? जनरेट करने का, उनको भेजने का काम कर रहा होता है। इट इज सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मेनिन्क्स 31, मैंने भी बताया ना, ये 31 पेयर में पाई जाती है, नर्व्स होती हैं इसमें, जो क्या करती हैं? स्पिनल कॉर्ड से अटैच होती हैं। इट इज
concerned with spinal cord reflection, it helps in conduction of nerve impulses to and from the brain। और ये क्या करती है स्पिनल कॉर्ड, सारी जो सूचना जितनी भी चीजें हैं तो ब्रेन तक पहुंचाती है और ब्रेन डिसाइड करता है कि हमें क्या करना है। ठीक है, स्पिनल कॉर्ड का काम बस इतना है कि जैसे कि मुझे किसी ने थप्पड़ मारा तो थप्पड़ किया, फिर स्पिनल कॉर्ड ने ब्रेन के पास भेजा, अब ब्रेन ने डिसाइड किया कि थप्पड़ मारने के बाद आपका रिएक्शन कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो रिएक्शन को कंट्रोल तो वो ब्रेन कर रहा है, लेकिन जो भेजा जा रहा है इंफॉर्मेशन वो स्पिनल कॉर्ड के द्वारा तो भेजा जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद से स्पिनल कॉर्ड में एक चीज है, देखिए यहाँ पे सेरिब्रोस्पिनल फ्लूइड, जो क्या करता है स्पिनल कॉर्ड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसको याद रखिएगा, ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, अभी हमने अभी पढ़ा कौन, अरे स्कल कर रहा है ना, खोपड़ी आपकी, और उसमें फ्लूइड भी एक था, है ना, पीछे भी हमने पढ़ा है। तो इसमें कौन स्पिनल कॉर्ड को कौन सा फ्लूइड प्रोटेक्ट कर रहा है, सेरिब्रोस्पिनल फ्लूइड। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जितने भी ग्लैंड्स हैं उनके बारे में पढ़ना जरूरी है, प्लांट्स के भी है हमारे, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अपने ह्यूमन के, उसको पढ़ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग एक थोड़ा सा बचा हुआ है रिफ्लेक्स आर्म, क्या होता है, जब हीट हुआ, आपने छुआ और रिसेप्टर्स के पास गया, स्पिनल कॉर्ड है, फिर स्पिनल कॉर्ड से इफेक्टर्स, आपने कोई क्या किया, प्रतिक्रिया की, रिस्पांस दिया, और रिस्पांस जो है वो आपके माइंड में जनरेट हो गई है, माइंड में आपके मैसेज पहुंच गया है। अब आप जब भी गर्म चीज को देखेंगे तो आप उसे छूने की कोशिश नहीं करेंगे। यही होता है आपका रिफ्लेक्स आर्म, यानी इफ पाथ वे थ्रू व्हिच नर्व इंपल्सेस पास ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्म। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हम लोग ग्लैंड्स, सबसे ज्यादा ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट है ये भी है, क्योंकि ग्लैंड्स के बारे में 1, 2 नंबर 3 नंबर के बारे में और इसके बारे में पूछा जाता है। देखिए एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, दो प्रकार की आपकी ग्लैंड्स होती हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ऐसा ग्लैंड है जिसमें हार्मोन का सेक्रेशन नहीं होता है ना, किसमें, एक्सोक्राइन में। इसमें ग्लैंड जो है स्लाइवरी ग्लैंड है, टीयर ग्लैंड है, ये आपके ग्लैंड के रूप में बहती रहती है ना। ठीक है, एंडोक्राइन में बहुत सारे हैं, हाइपोथैलेमस है ना, ये क्या करता है, ये जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड है उनको कंट्रोल कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल कर रहा है, जितनी भी आपकी कौन है एंडोक्राइन क्या है ग्लैंड है उनको। सबसे पहले आता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जस्ट बिलो द ब्रेन, है ना, बिलो द ब्रेन। हार्मोन सेक्रेशन, हार्मोन का सेक्रेशन, ग्रोथ हार्मोन, डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स। बोला गया है कि ये क्या ब्रेन के जस्ट नीचे है ना। हार्मोन सेक्रेशन, ये हार्मोन का क्या करता है, श्रावण करता है। ग्रोथ हार्मोन, इसे वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स, ये हड्डियों और मसल्स के, मांसपेशियों के विकास में आवश्यक है। अगला है थायराइड, इज अटैच्ड टू द वाइंड पाइप, ये आपके वायु नली से, आपके ना वाइंड पाइप जैसे श्वसन करने जा रहा है ना, वाइंड पाइप से कनेक्ट होती है। थायरॉक्सिन, इससे थायरॉक्सिन नामक एक हार्मोन्स निकलता है जिसका फंक्शन है, द फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन इज टू कंट्रोल आवर रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन आवर बॉडी। आपको पता है जो ये हार्मोन्स है, कौन सा है, थायरॉक्सिन, ये आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में और फैट्स, वसा के और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ठीक है, अब देखिए थायराइड जो ग्लैंड है ये आपकी यहाँ पे है ना, वाइंड पाइप से ऐड है गले के पास। तो ये क्या करता है, आपको पता है, ग्वाइटर होता है, घेघा रोग जिसे कहते हैं, है ना, आयोडीन की कमी से। अब इसके थायरॉक्सिन के कमी, थायरॉक्सिन का स्रावण नहीं हो पाने की वजह से आपको कौन सा ग्वाइटर आपके गले में पास होता है। यही क्यों होता है, आपको पता चल गया क्यों हुआ, क्योंकि थायरॉक्सिन जो है वो क्या, उस थायरॉक्सिन की जो हार्मोन्स है वो सेक्रेशन नहीं होता, ग्वाइटर हो जाता है। और किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। ये आपको पता रहेगा। ये डिसीज अगर आपसे पूछे कि ग्वाइटर डिसीज किससे, किस हार्मोन से रिलेट करती है, तो थायराइड ग्लैंड आप बताएंगे। ठीक है, पैराथायराइड, रेगुलेट कैल्शियम एंड फॉस्फेट ट्रेवल्स इन अ ब्लड, कितनी मात्रा में कैल्शियम और फॉस्फेट ब्लड में रहेगा, इसका सेक्रेशन कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, कौन, पैराथायराइड ग्लैंड। अब आपका आया थाइमस ग्लैंड, थाइमस हार्मोन विच प्लेज अ रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इम्यूनिटी सिस्टम, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बनाए रखने का जो काम कौन कर रहा है, वो थाइमस ग्लैंड कर रहा है। थाइमस ग्लैंड लार्ज इन द यंग चिल्ड्रन बट श्रिंक आफ्टर प्यूबर्टी और
सेक्सुअल मैच्योरिटी। जैसे जैसे बोला गया ना, जैसे जैसे आप अभी बच्चे रहते, जब आप यंग रहते हो, तो जो ये हार्मोन्स है, कौन सा हार्मोन है, कौन सा, थाइमस हार्मोन्स है। इस जो थाइमस ग्लैंड है वो लार्ज होती है, बहुत बड़ी होती है, ग्रंथि बड़ी होती है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं वैसे श्रिंक होने लगती है। वो कैसे होते रहती है, 40 एज में, मतलब आप जब क्या कहते हैं उसे, युवा अवस्था में जब आपने आने लगते हैं, आप जब विकसित होने लगते हैं, जब आप बड़े होने लगते हैं, उतना ही ज्यादा मैच्योरिटी, अगर आपकी सेक्सुअल मैच्योरिटी बढ़ने लगती है, तब उस टाइम पे आपका जो ये ग्लैंड है वो उतना ही श्रिंक होने लगता है, छोटा होने लगता है। आपको ये बात समझ में आ गई है? तो आगे चलते हैं। चलिए, तो पैनक्रियास जो कि हमारा एक एंडोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत आता है। ये एक्सोक्राइन है, देखिए यहाँ पे, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, बोलेंगे कोई एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। पैनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, ठीक है। इससे पैनक्रियाटिक जूस का स्रावन होता है ना, और एक इसमें सबसे प्यारा एंजाइम निकलता है जिसका नाम क्या है, इंसुलिन। आपको इंसुलिन के बारे में बता दो, ब्लड में शुगर लेवल की जो मात्रा को, यानी क्वांटिटी को कौन नियंत्रण करता है, वो है इंसुलिन। इंसुलिन की कमी की वजह से डायबिटीज रोग हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन का काम क्या है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करना। आपको पता है डायबिटीज कब होती है, जब आपके यूरिन से शुगर लेवल निकलने लगता है, तब आपको डायबिटीज की समस्या हो जाती है, मधुमेह रोग हो जाता है। और आपसे जब कोई पूछे कि जो पैनक्रियाज है वो किसका, कौन से एंजाइम का स्रावन करता है, सेक्रेशन करता है, तो आप बताएंगे इंसुलिन। समझ में आया? अगला है एड्रिनल ग्लैंड। हार्ट रेट यानी कि 1 मिनट में कितनी बार, 72 बार करता है, उसको कंट्रोल करना, ब्रीथिंग रेट को, ब्लड प्रेशर को, एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। और ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है, और इसे क्या कहते हैं, ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी। इस ग्लैंड को क्या कहते हैं, ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। अब देखिए, अब ये दो जो ग्लैंड है, टेस्टिस और ओवरीज, ये जो दो ग्लैंड है, ये ऊपर वाला मेल में, नीचे वाला फीमेल पाया जाता है। कैसे, देखिए यहाँ पे जो टेस्टिस है, प्रेजेंट ओनली इन अ मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जो प्रेजेंट ओनली मेल, ये क्या, जो टेस्टिस है वो सिर्फ मेल में ही उपस्थित होता है। मेल सेक्स हार्मोन जो आपको ये लिंग निर्धारण, मतलब वहां पे सेक्स हार्मोन जिसे कहा जाता है, इस हार्मोन्स को क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन। यानी कि टेस्टिस से आप याद रख सकते हैं कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो टेस्टिस ग्लैंड में स्थित होता है। द टेस्टिस आल्सो मेक द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म। जो टेस्टिस से आपके क्या किसका निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है, ठीक है। इस चैप्टर, ये आपका जो फेवरेट चैप्टर है, मैं बताऊंगा, वो रिप्रोडक्शन है ना, रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे इसको टेस्टिस को, ओवरीज को डिटेल में पढ़ेंगे। देखिएगा, ओवरीज होती है उसे कहते हैं, उसमें दो ऐसे हार्मोन होते हैं जिनका नाम है ऑस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। तो ऑस्ट्रोजन क्या होता है, समय के साथ, यानी कि 10 से एज में और 15 तक जो आपके बॉडी स्ट्रक्चर चेंजमेंट आता है फीमेल के अंदर, बॉडी स्ट्रक्चर का जो चेंजमेंट आता है वो किसकी वजह से आता है, ऑस्ट्रोजन की वजह से। और जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है ना, प्रेग्नेंट लेडी, उसमें प्रेगनेंसी के वक्त ये हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है, इसका नाम है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो ये सारे हार्मोन्स, मैं एक बार हट जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब ये जितने भी हार्मोन्स हैं ये हमने पढ़ लिया है। अब हम लोग थोड़े से प्लांट्स हार्मोन को 1 मिनट में पढ़ के दिखाते हैं कैसे। अभी इसको मिटाते हैं फिर हम लोग करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अब प्लांट्स के जो हार्मोन्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। पहला है जिबरेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, एब्सिसिक एसिड। इनके बारे में देखिए। जर्मिनेशन, ग्रोथ कौन है, फ्लावरिंग क्या कहता है, फ्रूट डेवलपमेंट है ना। एब्सिशन मतलब सीड, यहाँ देखिए, एब्सिशन का मतलब होता है कि प्लांट्स
किस टाइम पे अपनी ग्रोथ को रोकना है, यानी प्लांट्स की ग्रोथ को रोकना। अब देखिए जिबरेलिन हेल्प करता है क्या, जर्मिनेशन में भी, ग्रोथ में भी, फ्लावरिंग में भी, अब फ्रूट डेवलपमेंट में, लेकिन एब्सिशन और सीड में हेल्प नहीं करता, ठीक है, निर्माण में नहीं हेल्प करता। ऑक्सिन किसमें, जर्मिनेशन में हेल्प नहीं करता, ग्रोथ में करता है, फ्लावरिंग में करता है, फ्रूट डेवलपमेंट में करता है, एब्सिशन में नहीं करता और सीड जर्मिनेशन, सीड में नहीं करता, ठीक है। साइटोकाइनिन जो हार्मोन होता है वो जर्मिनेशन में भी नहीं करेगा, ग्रोथ में करेगा, फ्लावरिंग में हेल्प करता है, फ्रूट डेवलपमेंट में हेल्प करता है, एब्सिशन में हेल्प नहीं करता, सीड में भी हेल्प नहीं करता। एथिलीन क्या करता है, फ्लावरिंग में भी, फ्रूट डेवलपमेंट में भी और एब्सिशन में भी, सीड में भी। आपको पता है एथिलीन जो होता है वो फ्रूट को पकाने में भी हेल्प करता है, यानी कि रिपिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। और एब्सिसिक जो एसिड होता है वो जर्मिनेशन में हेल्प नहीं करेगा, ग्रोथ में हेल्प नहीं करेगा, फ्लावरिंग में हेल्प नहीं करेगा, फ्रूट डेवलपमेंट में हेल्प नहीं करेगा, सिर्फ एब्सिशन और सीड में हेल्प करता है, यानी कि निर्माण जब सीड का हो तब, और जब पौधों को वृद्धि को रोकना हो तब। कौन हेल्प करता है, एब्सिसिक एसिड। ये रहा हमारा पूरा चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, जिसमें बहुत ही शॉर्ट से लेकर क्विक रिवीजन की तरह आपको इसको पढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगी। और आपने अगर केमिस्ट्री की वीडियो नहीं देखी है तो आप केमिस्ट्री की वीडियो देखें और जाकर पढ़ें और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। और सुन लीजिए, आज हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा है। अब हम लोग, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो क्विक रिवीजन के साथ एक वीडियो और लेकर आएंगे, कौन चैप्टर, रिप्रोडक्शन का, जो आपका फेवरेट चैप्टर है। तो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही।